हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ही चैप्टर नंबर 20 विच इज़ परफॉर्मेंस बजटिंग उसको एक्सप्लेन करूँगी, उसको समझाऊँगी। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी कंसेप्ट है जो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है। देखो, मान के चलो कि आपने ये सोचा है कि एट द एंड ऑफ दिस डे या फिर एट द एंड ऑफ दिस वीक या फिर इस महीने के एंड में आपने एक परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना है। आपने एक परफॉर्मेंस सोच के रखी है अपने अंदर, आपको उसको सेट करना है, आपको उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसको परफॉर्म करने में, उस परफॉर्मेंस को बनाने में, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में जो आपकी कॉस्ट आएगी, जो आपका एक्सपेंडिचर आएगा, उसके लिए जो आप बजट बनाते हो ना, वो कहलाता है आपका परफॉर्मेंस बजटिंग। जो हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग होता है ये कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, ट्रेडिशनल जो बजटिंग है और ज़ीरो बेस बजटिंग है, इनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट है। क्योंकि इसमें हम एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को सेट करते हैं कि हमें ये परफॉर्मेंस करनी ही करनी है, लेकिन उनमें ऐसा नहीं होता। तो ये था हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग का छोटा सा मतलब। अभी आगे इसके मीनिंग के बारे में ब्रीफ में समझेंगे कि मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है। देखो, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बजट्स होते हैं वो उनको इस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है कि जो उसमें जो हम बजट बनाएंगे ना वो हमारी परफॉर्मेंस से लिंक्ड होगा। जैसा मैंने ऊपर बताया कि हम एक परफॉर्मेंस सोच के बैठे हैं मन में कि हमने ये परफॉर्म करनी है, उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर आएगा हम उसके लिए क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। उसी को हम बोल देते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। फॉर एग्जांपल, इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास बजट है 2 लाख का और वो हमने अप्रूव कर दिया है एडवर्टीज़मेंट के लिए कि भाई इन 2 लाख रुपए की आप ऑर्गेनाइजेशन को अपने दे दिए कि भाई इसकी आप क्या करो, एडवर्टीज़मेंट कर दो। लेकिन आपने ये भी डिसाइड किया है कि एट द एंड ऑफ इतना इतना पीरियड आपको उसकी जो सेल्स है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो 10 लाख तक बढ़ जानी चाहिए। एटलीस्ट 10 लाख तक आपकी जो सेल्स होनी चाहिए वो इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। मतलब आपका जो बजट था वो कितना था, 2 लाख का, और जब आपने परफॉर्मेंस सेट कर दी वो कितने की कर दी, भाई 10 लाख तक तो एटलीस्ट आपकी जो सेल्स है ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द बजट पीरियड, वो क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। तो यही होती है हमारी परफॉर्मेंस बजट, जिसमें हम एक परफॉर्मेंस को सेट कर लेते हैं, उसके एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए जो बजट बनाया जाता है वो होता है हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ फॉर्मेट है और कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जांपल, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव में यही होता है कि जब भी हम कोई परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जो कि हम अच्छे से स्पेल आउट कर देना चाहिए हमें, जिससे क्या होगा, जितनी भी फंड की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हमें उसके अकॉर्डिंग मिल सकता है। किसके अकॉर्डिंग, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। दूसरा, इसमें ये बोल दिया कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसकी क्या क्या कॉस्ट होगी वो भी हमें यहाँ पे डिटरमाइन करनी पड़ती है। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव का ही एक पार्ट है। ठीक है, फिर आता है हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से फंक्शन हम अपने परफॉर्मेंस में परफॉर्म करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं हम, कौन से फंक्शंस है, कौन से प्रोग्राम्स है, कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन से प्रोजेक्ट है। तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। फिर आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस बजटिंग एंड ट्रेडिशनल बजटिंग। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा 3 जो इसमें हैं पॉइंट्स हैं उसका डिफरेंस है। पहला आता है हमारा बजटिंग का फॉर्मेट। दोनों के जो फॉर्मेट होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जो हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करते हैं अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग कि भाई प्रोडक्शन में कितना जाएगा, पर्सनल मैनेजमेंट में कितना जाएगा, मार्केटिंग में कितना जाएगा, एक्सेट्रा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को सेट करते हैं कि हमें एडवर्टीज़मेंट करनी है, सेल्स प्रमोशन करना है, क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स का क्लासिफिकेशन होता है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोग्राम्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये क्या है, हमारी परफॉर्मेंस बजटिंग का फॉर्मेट है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल बजटिंग को देखें तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर देखते हैं कि भाई हमारा एक्सपेंडिचर की क्लास और उसका नेचर क्या है, कि वो फिक्स्ड एक्सपेंस है कि मटेरियल एक्सपेंस है, सैलरी अलाउंसेस है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, क्या है। ठीक है, तो दोनों का ही जो फॉर्मेट है वो बहुत हद तक डिफरेंट है। फिर आता है इसमें सेकंड पॉइंट, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव वो होते हैं जो पास्ट की चीज़ों से ज़्यादा रिलेट करते हैं, पास्ट से ज़्यादा रिलेट करते हैं। प्रोस्पेक्टिव वो होता है जो फ्यूचर से ज़्यादा रिलेट करते हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो जो ट्रेडिशनल बजटिंग है वो हमारी रेट्रोस्पेक्टिव है, और हमारे जो
परफॉर्मेंस बजटिंग है वो हमारी प्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि वो फ्यूचर की तरफ अपने डिसीजंस को ज़्यादा झुकाव रखती है अपना। जैसे कि अगर वो आज कोई डिसीजन लेगी तो वो एक्सप्लेन करेगी कि इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे क्या होगा। लास्ट इसमें आता है रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट लेवल। जो हमारा ट्रेडिशनल बजटिंग होता है वो सिर्फ जो हायर लेवल की जो मैनेजमेंट होती है उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन जो हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग होता है ये हमारा लोअर लेवल होता है मैनेजमेंट को, जो मिडल लेवल होता है उनसे रिलेट करता है, उनकी प्रॉब्लम से रिलेट करता है। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस बजटिंग एंड ट्रेडिशनल बजटिंग के। अब आगे पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बोल लो, एडवांटेजेस बोल लो कि परफॉर्मेंस बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स या फिर एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला तो ये ना कोऑर्डिनेशन फॉर्म करता है फाइनेंस में और फिजिकल, इन दोनों एक्सपेक्ट में ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन को फॉर्म करता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था 2 लाख रुपए देके इन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी करने के लिए बोला कि भाई एक फिजिकल एक्टिविटी करो, आप क्या करो, एडवर्टीज़मेंट छापो, जिससे क्या हो एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें 10 लाख तक की, एटलीस्ट 10 लाख तक की सेल्स हो जाए। तो यहाँ पे उसने क्या किया, फाइनेंस को और फिजिकल एक्सपेक्ट दोनों को यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर दिया, कोरिलेशन उनका बना दिया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बजट फॉर्मुलेशन को ना इम्प्रूव करता है। बजट का जो फॉर्मुलेशन होता है इसको इम्प्रूव करता है ताकि हम अच्छे से उसको रिव्यू कर पाएँ और डिसीजन ले पाएँ हर एक लेवल पे, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे। थर्ड आता है टू फैसिलिटेट बेटर अप्रिसिएशन रिव्यू द परफॉर्मेंस बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़। जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ है उसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे अच्छा अप्रिसिएशन दिया जाता है और अच्छा रिव्यू किया जाता है। कहाँ पर, परफॉर्मेंस बजटिंग में। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है टू मेक द परफॉर्मेंस ऑडिट मोर इफेक्टिव। ये क्या करता है, जो हमारी परफॉर्मेंस ऑडिट होती है, जब लास्ट में हम सारा ऑडिट करते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो उस ऑडिट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है। लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि ये क्या करती है, जो हमारी प्रोग्रेस होगी ना उसको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों टर्म्स में ये क्या करती है, अच्छे से मेज़र करती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ऑब्जेक्टिव्स को ये क्या करती है, अच्छे से मेजर करती है। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस परफॉर्मेंस बजटिंग के। अब जिसमें लास्ट टॉपिक है वो है हमारा स्टेप्स इन सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। मतलब कि जब हम परफॉर्मेंस बजटिंग का सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करेंगे तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। मतलब कि हम पहले ना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है उसको सेटअप करेंगे, जहाँ पे हमारे जो सारे एक्शंस होंगे ना वो परफॉर्म किए जाएंगे, और जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन अ टर्म ऑफ मनी, वो यहीं पे की जाएगी। कहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में। तो पहला हमारा क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। दूसरा इसमें पॉइंट आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं इन परफॉर्मेंस के अंदर कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, सेकंड पॉइंट पे हमारी ऑब्जेक्टिव की फॉर्मुलेशन होती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एंटरप्राइज़ के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से क्लियरली स्पेल आउट करना, जिससे क्या होगा, जब भी हम परफॉर्मेंस बजटिंग बनाएंगे तो उसकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट था हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। थर्ड आता है हमारा प्रोग्राम एंड एक्टिविटी क्लासिफिकेशन। इस पॉइंट में क्या है कि हम ना प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हैं एक्टिविटीज़ का। फॉर एग्जांपल आपने एक परफॉर्मेंस को सेट कर लिया कि भाई 2 लाख रुपए लेके हमने एडवर्टाइजमेंट छापनी है और एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें इतना इतना रिटर्न, इतना इतना सेल्स हमें मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस काम को करने के लिए प्रॉपर हमने क्लासीफाई किया एक्टिविटी को। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ इसमें होंगी उसको अच्छे से क्लासीफाई किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जनरली जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हमने फंक्शंस और सब फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। मतलब कि एक ही चीज़ पे बोझ नहीं आता कभी भी। ठीक है, कि भाई नहीं सारा काम इसी फंक्शन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, फर्दर फंक्शन और सब फंक्शन में डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ है ना हमारी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्लासिफिकेशन करना। कि जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है वो कहीं ना कहीं हमारी जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उससे इंटरलिंक्ड होती है। हमारी जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उससे कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड होता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है इसमें
नॉर्म्स एंड द स्टैंडर्ड्स। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, इससे ऊपर वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक्टिविटीज़ को हम फर्दर फंक्शन में डिवाइड करते हैं। जो भी परफॉर्मेंस हमें चाहिए उसकी एक्टिविटीज़ को अच्छे से डिवाइड करना, उसके फंक्शंस को अच्छे से डिवाइड करना, उसको फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन करना उसकी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छे से क्लासीफाई करना सारी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि इससे हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड का पता चल जाता है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे फेवर में है भी कि नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम ना सारे के सारे जो लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, उनसे हम क्या कर पाते हैं, लिंक कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, बस फंक्शनल क्लासिफिकेशन होती है परफॉर्मेंस बजटिंग की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, नॉर्म्स एंड द स्टैंडर्ड्स। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करने के बाद हम एक ना स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि भाई ये एक्टिविटी तो हमने कर ली, लेकिन अब हमें ये वाला एक स्टैंडर्ड भी सेट करना होता है कि हमें ये वाली चीज़, ये वाला टारगेट अचीव करना है एट द एंड ऑफ द बजट पीरियड, ठीक है। जैसे इसमें बोला गया है इन द परफॉर्मेंस बजटिंग इट इज़ एसेंशियल टू सेट द फिजिकल टारगेट्स और द स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एक्शन पॉइंट विच मे बी कॉल्ड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। मतलब कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होती है, हम उसको यहाँ पे क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। मतलब हम एक तरह से यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ताकि आगे जाके हम इस स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर पाएँ। चौथा पॉइंट हो गया। फिफ्थ में ये बोला है फोरकास्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। अब अगर हम कोई परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, कुछ परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर भी होगा, उसमें एक्सपेंसेस खर्चा भी होगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं पहले ही। मतलब हम ये देखते हैं कि भाई जो एक्सपेंडिचर आगे इनकर होने वाले हैं वो कौन कौन से और कितने कितने हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। देखो अब इसमें एक और पॉइंट आता है परफॉर्मेंस बजटिंग में, अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हमारा कंसेप्ट है, कोई भी हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग का कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड होना चाहिए, उससे लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना, वो भी एज अ प्रोग्राम और एक्टिविटी वर्क करता है हमारे लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैसा है, ठीक है, और परफॉर्मेंस बजटिंग की लैंग्वेज में कैसा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने परफॉर्मेंस बजटिंग के जितने फंक्शंस होंगे वो इस तरह से डिज़ाइन करने हैं कि वो हमारी अकाउंटिंग स्ट्रक्चर के साथ लिंक कर पाएँ। फिर आता है हमारा सेवन्थ पॉइंट, डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन। इसमें क्या होता है कि हम ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस बजटिंग के अंदर, वो हर एक पर्सन को देते हैं। अपने पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाती है, उसको उसके अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटीज़ भी दी जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि पावर को अपने हाथ में ना रख के हर लेवल पे प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ के साथ उसको बांटना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ को यहाँ पे अच्छे से डिसेंट्रलाइज्ड किया जाता है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में क्या होता है कि ये 2 स्टेजेस से डन होती है। बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि भाई हमारी परफॉर्मेंस कैसी हुई है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस हमारी कैसी हुई है। इसमें हम इसको 2 स्टेजेस से कवर करते हैं। पहला होता है हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन बजट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब हमने एस्टिमेट, हमने सोचा कितना था कि कितना एक्सपेंडिचर होगा और एक्चुअल में कितना वो हुआ है, ठीक है। खर्चा हमने कितना सोचा था और एक्चुअल में वो कितना हुआ है। और सेकंड इसमें आता है एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस टारगेट इन बजट और एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब हमने क्या सोचा था कि ये वाला टारगेट हमें अचीव करना है, एस्टिमेट करना है, और एक्चुअल में हमने क्या परफॉर्मेंस को कर पाए हैं। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट आता है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में क्या होता है, लास्ट में हम अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आगे जाके प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस बजटिंग के लिए, अपनी रिपोर्ट आगे जाके प्रोवाइड करना। ये हर एक मैनेजमेंट के हर एक लेवल में ये रिपोर्ट होती है, ये सबमिट की जाती है। इसमें क्या होता है, हर एक चीज़ को एनालाइज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हमसे कुछ गलती हुई है या फिर हमसे कुछ कमी रह गई है तो उसके कॉज बताना, की फैक्टर्स को बताना, वो सब इसके अंदर होता है। और रिपोर्टिंग होती है ना, वो हमेशा पिन पॉइंट होती है, ठीक है, वो हमेशा पिन पॉइंट होती है। और इसमें अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हमें कुछ रेमेडीज़ को भी सजेस्ट करना पड़ता है कि भाई हमसे ये गलती हुई है, उसकी ये रेमेडीज़ हम आगे जाके अडॉप्ट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में हम लास्ट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं। तो ये था गाइस हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग का चैप्टर, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी था और बहुत ही छोटा चैप्टर है। ये बहुत ही ईजी है, इसके कंसेप्ट बहुत ईजी हैं।
तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छे से आप पढ़िए, और अगर मेरी से कोई गलती हो गई हो कुछ बोलने में या फिर मेरे को अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करने में, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।